नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट की बात करें तो निफ्टी, जिसने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, 25,970 के लेवल पर अभी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी कल के अच्छी रिकवरी के बाद हालांकि लास्ट में जाके कोलैप्स भी हुआ था और मंडे के शानदार तेजी के बाद आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आईटी रखिए एक बार निफ्टी आईटी स्क्रीन पर, 2.5% अप निफ्टी आईटी आज के सेशन में, और इसी से सपोर्ट मिलता हुआ थोड़ी बहुत रिकवरी इसी की बदौलत आती हुई दिखेगी मार्केट में। इंटरेस्टिंग ये है कि निफ्टी आईटी और ऑटो एंसिलरीज जैसे कुछ स्टॉक्स, जैसे कि सोना, बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज के जो हम चर्चा कर रहे थे, ट्रेड डील की जैसे खबरें आ रही है, पॉजिटिव रुख अपना रही है ट्रेड डील, उस तरफ बढ़ता हुआ कदम, और इन सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी। तो देखते हैं कि अब यहाँ से कुछ और डेवलपमेंट्स होते हैं कि नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज के लिए करना क्या चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी तो है मार्केट में। मिड कैप हर निशान में लौटे, लेकिन फिर भी प्रेशर थोड़ा देखने को मिलेगा। बस ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पे ताकि हमारे दर्शक समझ पाए प्रेशर है। जो ब्रेथ है वो फेवर कर रहा है डिक्लाइंस को। 1550 ऐसे स्टॉक्स जहां पर गिरावट, 1225 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई। मानस जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। क्या किया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? थोड़ा तो प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से आईटी परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव है मार्केट में, उस तरफ मौके ढूंढे, इंडेक्स से थोड़ी दूरी बना के रखें, या फिर वहां पे भी आपको मौके नजर आ रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी होगी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि कल हमने करेक्शन जरूर देखा, लेकिन निफ्टी अभी भी अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज मॉर्निंग में 10 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुए थे और वहां पर एक पुल बैक देखने को मिला है। तो जो मेन ट्रेंड है निफ्टी का, वो अभी भी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि 25,700 है, उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, मेन ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। और होप ये बनी रहेगी कि निफ्टी बहुत ही जल्द अपने ऑल टाइम हाई, जो कि 26,270 के आसपास है, उसको टच करने की कोशिश करेगा। मेरा समझना है कि अगर आज 25,980 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना शुरू करे, 980 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, तो आप खरीदारी कर सकते हैं 25,920 के स्टॉप लॉस के साथ। और फिर आप टारगेट सेट करें कम से कम 26,150 के। लेकिन अगर हम एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करना चाहें निफ्टी में, तो वो 26,270 रुपए के आसपास के हो सकते हैं निफ्टी में। और तब तक लॉन्ग बने रहे जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे। बैंक निफ्टी में भी करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर स्थिति काफी बेहतर है। अभी भी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है 10 डे मूविंग एवरेज का बैंक निफ्टी। जो मेन ट्रेंड है यहाँ पर भी पॉजिटिव है। जब तक 58,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। तो हर डिप पे खरीदारी करें 58,500 के स्टॉप लॉस से। अगर हम एक टारगेट सेट करें बैंक निफ्टी के लिए, तो वो करीब करीब 60,000 के आसपास का हो सकता है। 60,200, 60,300 के लेवल्स बैंक निफ्टी पोजिशनली टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज हैं आप हमें भेज सकते हैं। विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को एड्रेस किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो पहले दर्शक हैं वो हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं, मुकेश जी। मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल वर्लपूल ऑफ इंडिया पे 22 क्वांटिटी लिए है 1832 पे लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस पे क्या करना चाहिए? और एक स्टॉक है JSW एनर्जी, 88 क्वांटिटी है 586 पे। 586 पे है और 88 है, राइट? ठीक है, शुरुआत वर्लपूल ऑफ इंडिया के साथ करते हैं। 1832 के लेवल्स पे बाइंग की गई है और 22 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। दो अगर पिछले साल से अब तक की ट्रेजेक्ट्री देखी जाए तो अक्टूबर में एक अच्छा खासा इसने टॉप बनाया था, 23-2400 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वहाँ से एक लगातार हमें जो करेक्शन का फेज है वो देखने को मिल रहा है और इस टाइम पे तो लगातार साइडवेज मोमेंटम वर्लपूल इंडिया ने पकड़ा हुआ है। क्या लगता है मानस जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी? बिकॉज इस टाइम पे हम देखें जो एसी की डिमांड्स है, रूम एसी की डिमांड है, वो फीकी होती हुई दिखाई दी है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, जुलाई से लेकर अगर हम सितंबर या तो इसी मंथ की स्टार्टिंग तक की बात करें, तो काफी बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया अपनी 200 डे मूविंग एवरेज, लेकिन हर बार वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो ये इंडिकेट करता है हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर बिल्कुल बना हुआ है स्टॉक में।
फ्रेश खरीदारी 1500 रुपए के ऊपर ही वर्लपूल पे करनी है। अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है और अगर 1100 रुपए के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पर 900 रुपए तक की गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1100 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। फ्रेश खरीदारी 1500 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, फ्रेश खरीदारी 1500 के ऊपर ही करनी है, वर्लपूल इंडिया के ऊपर आए। JSW एनर्जी इनके पोर्टफोलियो में है, 586 की बाइंग प्राइस है और 88 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। 700 750 के लेवल के बाद लगातार एक जो डाउनसाइड है इस स्टॉक ने पकड़ लिया है और कंसोलिडेशन के फेज में अभी भी बना हुआ है। क्या लगता है कि कब तक वो नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? ओनली ग्रेस पॉइंट इज कि इस टाइम पे जो बाइंग का प्राइस है वो जो इसने हाई बनाता है वहां से काफी नीचे है। देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी स्टॉक कोशिश कर रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने के लिए, लेकिन लगातार वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 490 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है, 490 रुपए का। और खरीदारी करने के मौके तभी होंगे या स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 570 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 570 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 660 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो फिलहाल ये व्यू JSW एनर्जी साथ ही दूसरे स्टॉक्स को लेकर भी, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर के साथ बातचीत की जाए। पुनीत छापड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल आपका। हाँ जी मैम, मेरे पास 150 शेयर्स हैं IRCTC के, जो कि मैंने 3-4 साल पहले खरीदे थे 575 पे। तो आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी जब 1000 के पार गया था, 1200 के करीब नहीं गया था तो? नहीं करी थी। यही सोचा था कि और बढ़ेगा, अब गिरते गिरते कहाँ तक पहुंच गया है। तो अब मैं इसका व्यू जानना चाहता हूँ कि अभी इसको सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ या अभी होल्ड करूँ। और साथ ही मेरे पास 200 शेयर्स RVNL के भी हैं जो मैंने 350 पे खरीदे थे। ओके, तो दोनों रेलवे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शुमार है। इस पर आपका व्यू पहले IRCTC ही डिस्कस कर लेते हैं। एक बार RVNL का भी भाव बता दीजिएगा कि कौन से लेवल्स पे RVNL खरीदा था आपने? 350। यहाँ पे लॉस झेल रहे हैं आप। अच्छा, IRCTC में प्रॉफिट में है पुनीत जी, 703 पर कर रहा है कारोबार और अभी का रखिए 575 इनकी खरीद है, तो करीब करीब 129 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट। मई जून 2024 सुनहरा अच्छा मौका था रेलवे कंपनीज के लिए मानस जी, जब स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था और करीब करीब वहाँ पे आप देखिए 1000 तक गया था ये स्टॉक। हाँ, हालांकि बिहार रिजल्ट के बाद भी देखा हमने रेलवे स्टॉक्स में एक थोड़ा बूम आया, 714 तक गया था 17 नवंबर के करीब करीब, लेकिन फिर से करेक्शन देखने को मिल रही है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी, अब भी प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर जाएं या फिर होल्ड कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप कोई पोजीशन ले और मूव आपके फेवर में दिखाने लगे स्टॉक, तो बेहतर स्ट्रेटेजी रहती है कि आपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहें। क्योंकि अगर इन्होंने रिवाइज किया होता तो शायद ये 1000 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं जरूर निकल गए होते, क्योंकि 1150 के हाईज बने थे। अब अगर इनके पास पोजीशन है तो देखिए ये जगह सही है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो पूरा रेंज है 700 से लेकर 650, इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। मेरा समझना है कि इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा वेट और कर लें, 650 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें, इस उम्मीद में कि अगर 750 रुपए के ऊपर निकलेगा, 750 का लेवल ब्रेक होगा, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करना शुरू करेगा, तब शायद फिर से रैली रिज्यूम होगी, तो इनको मौका मिलेगा वापस 900-950 के आसपास निकलने के लिए। अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 50 रुपए का रिस्क है, तो यहाँ पर 650 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। ओके, 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। 750 अगर ब्रीच करता है तो फिर 950 तक किस तरह आ सकते हैं, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ये आपके यहाँ पे बता दिया गया है। RVNL भी है रेलवे स्टॉक ही, यहाँ तो लॉस झेल रहे हैं। 750 की खरीद, माफ कीजिएगा 350 की खरीद RVNL में, 370 रुपये कर रहा है कारोबार। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए पैटर्न दोनों का सेम है, IRCTC RVNL का दोनों के पैटर्न नेगेटिव है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन RVNL में बनाई है तो वहां पर मेरा सजेशन है कि एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 299 का। 299 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 360, जो कि स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है, 360 के ऊपर निकलेगा तभी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उससे पहले शायद हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, तो अप्रोच कॉशियस रहेगी और जरूर से स्टॉप लॉस 299 का लगा के रखें।
ओके, दोनों ही रेलवे स्टॉक के ऊपर हो गई है चर्चा और ये थी राय RVNL के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं उत्तराखंड से किशन जी हमारे साथ जुड़े। किशन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी क्या सवाल है? मैम मैंने 3-4 महीने पहले कैनरा बैंक के 2000 शेयर बाय किए थे। ओके। जो कि अभी लगभग 150 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसको अभी मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूं या मैं बजट तक का वेट करूं। ओके 93 के लेवल्स पे बाइंग की गई है और वहाँ से शानदार एक अपमूव देखने को मिला है। ऑलमोस्ट ये डबल की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखाई दिया है, उससे थोड़ा सा ही नीचे 150 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए मानस जी इस टाइम पे? जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है वो करनी चाहिए या बजट तक का एक पॉज लिया जाए? देखिए अभी कुछ हफ्तों पहले जब स्टॉक ने 130 का आंकड़ा ब्रेक किया था, उसके बेसिस पे अगर एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करने हो तो वो 180-185 के आते हैं। तो करंट लेवल से भी शायद 30 से 35 रुपए का अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। बेहतर स्ट्रेटेजी है कि अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लें। 134 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा लें और पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि अगर आप देखें तो 135 पे स्टॉप लॉस का मतलब है 15 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर रिवॉर्ड 30 से 35 रुपए का हो सकता है। तो 134 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, टारगेट सेट करें 180 रुपए के आसपास के। ओके 180 तक के टारगेट कैनरा बैंक में फिलहाल नजर आ रहा है। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिखाई है पिछले 6 महीने में। इनफैक्ट 1 महीने में भी अच्छी खासी रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। 134 का स्टॉप लॉस, 180 के टारगेट। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। सुरेश चौहान जी जुड़ रहे हैं हमारे पास जयपुर से। सुरेश जी नमस्कार। नमस्ते जी, सवाल पूछिए। मैम मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के 900 शेयर हैं जो मैंने 532 रुपीज में लिए थे। अच्छा। और करंट रेट उनका 390 चल रहा है। मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ 1 साल 2 साल के लिए। तो मुझे कब तक इसका वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसके लिए गाइडेंस चाहिए प्लीज। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था आरती इंडस्ट्रीज में? नहीं मैम स्टॉप लॉस नहीं लगा था। लॉस काफ़ी हो गए, 140 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं। 900 शेयर्स हैं, क्वांटिटी भी ठीक ही है। 390 पे कर रहा है आरती इंडस्ट्रीज कारोबार। हालांकि केमिकल बास्केट में आज थोड़ी बहुत रैली है, दीपक फर्टिलाइजर जैसे काउंटर अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज 1 महीने का चार्ट तो ओकेश नज़र आ रहा है मानस जी, लेकिन 6 महीने में काफ़ी करेक्शन झेली है इसने, 20% करेक्ट हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज में क्या किया जाए, क्योंकि लॉस काफ़ी हो गया है? होल्ड कर सकते हैं 1-2 साल? तो देखिए ट्रेंड निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जगह सही है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं 360 से लेकर 340 की रेंज में। तो जब तक 340 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक मेरे ख्याल से चांस ले सकते हैं। 340 का स्टॉप लॉस लगा लें। अब स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब 440 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। अगर 440 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो फिर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में आपको 550 से 575 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस 340 का जरूर से लगा ले अपनी पोजीशन में। ओके तो 340 का आपको लगाना होगा आरती इंडस्ट्री में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए। जम्मू से लोकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास MIC इलेक्ट्रॉनिक के 1491 शेयर हैं। 59.66 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अभी मैम मतलब कि 46.65 के लॉसेस पे जा रहा है। 13 रुपये मेरे को लॉसेस हो रहा है। अभी क्या करें इसको मैम, रखें या क्या करें? छोटे मंझोली कंपनी है, 2021 में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी और 17 रुपए के भाव में मार्केट में आया था, वहां से शानदार। अब छोटी कंपनी है तो जो वॉलेटिलिटी है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा हायर नोट में देखने को मिलती है। उसके बाद इसने अच्छे खासे एक लेवल दिखाए, 100 रुपये तक के भाव में गया, 96 के तक के भाव में गया टू बी वेरी स्पेसिफिक, लेकिन वहाँ से इसने जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पकड़ी है वो रुकने का अभी नाम नहीं ले रही है। मानस जी क्या करा जाए? छोटी मंझोली कंपनी, शार्प अप मूव और अब शार्प करेक्शन। तो देखिए काफी रिस्की स्टॉक है, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि अगर ये 44 रुपीज के नीचे जाएगा तो गिरावट में शायद आपको 30 रुपए तक के भाव भी दिखा देगा। तो काफी रिस्की स्टॉक है। मेरे ख्याल से कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करें और फिलहाल के लिए 44 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके MIC इलेक्ट्रॉनिक्स से। वैसे अगर मानस जी बेटर काउंटर इनको बता पाए जहां से ये इससे निकलकर शिफ्ट हो जाए दूसरे काउंटर पर, जहां पे प्रॉफिट अच्छी मिल सके और सेफ्टी भी हो, रिस्क कम हो, तो वो कौन सा काउंटर होगा?
देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा समझना यह है कि बैंकिंग पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बैंकिंग में बहुत सारे स्टॉक, अगर आप बहुत सेफ स्टॉक में जाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एनबीएफसी स्टॉक्स की तरफ भी देख सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस एक बढ़िया पिक हो सकता है अगर आप आने वाले करीब 12 मंथ की बात करें। और या तो आप बजाज फाइनेंस की बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। ध्यान रखिए ये स्टॉक करेक्ट हुए हैं, तो डिप पे बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक बिल्कुल एक्युमुलेट किए जा सकते हैं। 900 रुपए का स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करें। 1200 से लेकर 1250 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये थी राय बजाज फाइनेंस पे। यहाँ पे आप शिफ्ट करके चल सकते हैं। अच्छा जो पिक है वो इस टाइम पे हो सकता है। अगले जो दर्शक हैं कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं जमशेद जी। जमशेद जी गुड मॉर्निंग। जमशेद जी आवाज आ रही है? जी आ रही जी, क्या सवाल है आपका? मैम हमारे पास थर्मैक्स जो है 1500 शेयर एमटीएफ पे रखते हैं। ओके, थर्मैक्स किस भाव पे खरीदारी की गई है थर्मैक्स में? 3668 रुपए। 3668 रुपए, ठीक है। और कितने शेयर्स हैं? 1500 है। 1500 शेयर्स। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है या शॉर्ट टर्म का? एमटीएफ पे ले रखे हमने तो। अच्छा ठीक है। थर्मैक्स और 3686 की जो बाइंग है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल गया है। 2900 के भाव पे इस टाइम पे ये कारोबार कर रहा है। अभी हमने रिसेंटली भी देखा था कि यहाँ पे एक शार्प करेक्शन पहले भी आता हुआ दिखाई दिया था। पिछले एक हफ्ते से लगातार ये डाउन साइड ट्रेजेक्ट्री में बना हुआ है। इनफैक्ट दिसंबर से ही इसकी ट्रेजेक्ट्री देखी जाए तो एक कंसोलिडेशन साइडवेज के मोमेंटम में बनी हुई है। क्या लगता है मानस जी आगे की ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि जो बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे की गई है, 3600 के आसपास की गई है और 700 रुपये ऑन एन एवरेज हमें पर शेयर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए व्यू तो अभी भी निगेटिव है थर्मैक्स का, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। काफी समय से हम कंसोलिडेशन जरूर देख रहे थे। 4000 और करीब 3000 की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन है, इसलिए मेरा समझना है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर यहाँ पर गिरावट बढ़ी तो शायद आपको 2500 रुपए तक के डाउन साइड भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके थर्मैक्स, फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको। इस पर्टिकुलर काउंटर में चार्ट्स थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सवाल आए हैं। अंकित गौरव जी पूछ रहे हैं, हाय अंकित, तो आई बॉट महिंद्रा एंड महिंद्रा 3800 कॉल फॉर November 25 at 23 rupees. Currently it is at 20 rupees. Please suggest what should I do. महिंद्रा एंड महिंद्रा की कॉल ले रखी है। ऑटो स्पेस में अच्छी रैली है आज। मानस जी 3800 की कॉल इन्होंने ले रखी है 23 रुपए पर, क्या करना चाहिए? देखिए स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव है। लगातार पिछले 3-4 सेशन देखें तो ट्रेंड डे मूविंग एवरेज पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पर इस कॉल की पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको अब 3680 रुपए के नीचे लगाना है। अगर 3680 के नीचे कैश के प्राइस जाए तो आपको अपनी कॉल की पोजीशन से निकलना है। ब्रेकआउट आ गया, अगर 3750 के ऊपर निकल गया तो आपको 3910 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। मानस जी एक बार प्लीज चार्ट देख लीजिए वेदांता का। वेदांता आज खबरों में भी बना हुआ है। इसने अपनी होली ओन सब्सिडी को इनकॉर्पोरेट किया है गुजरात गिफ्ट सिटी में, और साथ ही साथ जो NCLT के अंदर इसका पूरा का पूरा जो मामला है वो चल रहा है, उसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा ये बज़ में बना हुआ है। बाइंग प्राइस मैं आपको एक बार बता देती हूँ, वो है 490 रुपये की। वहाँ से दो हल्का फुल्का हमें हायर साइड में ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की, बिकॉज ये ऑलमोस्ट अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास आ गया है। तो देखिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई जो कि 24 का हाई था, 2024 का हाई था, उसको ब्रेक किया था, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया। सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर चांस ले लें, क्योंकि अगर स्टॉक सर्वाइव कर गया, अगर 500 रुपए के ऊपर ही ट्रेड करता रहा तो शायद आपको ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके बाद ही 600 तक के टारगेट भी टेस्ट कर सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर बने रहने चाहिए। 490 के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, टारगेट सेट करें करीब करीब 600 रुपए का। 600 रुपए का टारगेट सेट करना है वेदांता में, अच्छा लग रहा है। और एक और कॉलर कविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और इनका जो सवाल है वो GE पार है। जी पार रखेगा एक बार। 100 शेयर्स हैं इनके पास GE पार के, और 350 पर इन्होंने ले रखा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से GE पार कैसा लग रहा है, देख पा रहे हैं क्या काउंटर मानस जी आप?
नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जी पार इंडिया लिमिटेड स्टॉक आपको नजर आएगा, उसका GVPIL है NSE कोड, GVPIL 363 पर कर रहा है कारोबार, जो 363 पे चल रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर पिछले करीब 5-6 दिन तो काफी बढ़िया रहा स्टॉक के लिए। 290 से लेकर 375 तक की रैली देखने को मिली। आज एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 350 रुपए के नीचे। पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन है और अगर 3-4 दिन कंसोलिडेशन हो गया और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिला तो नेक्स्ट टारगेट 420 रुपए तक की तरफ हो सकते हैं। तो 350 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, 350 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं फिलहाल लॉन्ग टर्म का ये नजरिया। चलिए इसी के साथ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आपके सवालों का रहेगा इंतजार, बने रहिए CNBC की आवाज़ के साथ। के अंदर हम देख रहे हैं कि जो IPO की धूम है वो मची हुई है और अभी हमने रिसेंटली लिस्टिंग होते हुए देखी है। और एक खास चर्चा के लिए टेनेपको क्लीन एयर इंडिया के जो होल टाइम डायरेक्टर और CEO है अरविंद चंद्रशेखरन जी, वो मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ नई चीज़ें हैं फ्यूचर आउटलुक के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। 27% प्रीमियम में हमें जो IPO है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। जी, सबसे पहला सवाल मेरा कंपनी के थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एज वेल। सबसे पहला सवाल मेरा कंपनी के फिनेंशियल्स पे ही होगा, जहां पे हमें रेवेन्यू में एक डिप देखने को मिला है, बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात करें ऑपरेशनल नंबर्स की, EBITDA की और मार्जिन्स की, उसने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। पर्टिकुलरली मार्जिन फ्रंट पे मैं बात करूँ 16.6% पे आया है। ये तो इसने फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री, आगे का आउटलुक किस तरीके का रहा है? किस मार्जिन ट्रेजेक्ट्री को एक्सपेक्ट करके चला जाए? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं यूं कहूँगा कि जो हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें हम वी हैव सम पास थ्रू कंपोनेंट्स, प्रेशियस मेटल्स, पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम, तो इसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा टू कैलकुलेट आवर परफॉर्मेंस। तो हम जो रेवेन्यू वैल्यू यूज़ करते हैं वो है वैल्यू एडेड रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस द प्रेशियस मेटल्स, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये प्रेशियस मेटल्स जो हमारे कस्टमर्स हैं, OEM कस्टमर्स, वो कंट्रोल करते हैं। तो उसको आप निकाल दोगे तो जो बचेगा दैट्स वैल्यू एडेड रेवेन्यू। तो उसके हिसाब से वी हैव एक्चुअली ग्रोन। लास्ट 3 साल में हमने ग्रोथ हासिल की 6%, विच मीन्स वी आउट परफॉर्म द मार्केट विच वॉज एट 3%। ठीक है, एंड इन द फ्यूचर मैं कहूँगा कि आवर ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज एक तो इंडिया मार्केट इज ग्रोइंग रियली वेल। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे पास 3 टेल विंड्स हैं, मतलब ग्रोथ एरियाज। एक वेक्टर है कंटेंट पर व्हीकल, और कंटेंट पर व्हीकल काफ़ी ग्रो होने वाला है क्योंकि एमिशंस लेजिस्लेशन आने वाले हैं। BS6 विल बिकम BS7, कैफे नॉर्म्स, TREM 4 गोइंग टू TREM 5। तो ये हमारे क्लीन एयर पावर ट्रेन बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट इंक्रीज। सेम थिंग विल हैपन इन द सस्पेंशन बिजनेस, और राइट टेक्नोलॉजी से कहते हैं। वहाँ पे SUV जो है, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, उसका प्रीमियमाइजेशन होने वाला है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे भी स्टैटिक टू डायनामिक सस्पेंशन होने वाला है, जिससे हमारा कंटेंट इंक्रीज होगा। सो दैट इज वन ग्रोथ एरिया, कंटेंट। सेकेंड वन इज एक्सपोर्ट्स। क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है आज सिर्फ 5% है, 5% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स। कल को देखा जाए तो मैं कहूँगा कि ग्रोथ वेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी भी इक्वलाइजेशन हो गया है। मतलब जो हम इंडियन कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स, वही टेक्नोलॉजी हम यूरोप को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टेक्नोलॉजी इक्वलाइज हो गया है, और दूसरी बात यह है कि हमारे जो वेस्टर्न कस्टमर्स हैं, वेस्टर्न OEM जिसे कहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि प्लीज़ यूज़ इंडिया एज द एक्सपोर्ट बेस। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो होने वाला है, क्योंकि कस्टमर्स चाहते हैं कि उनको एक नॉन चाइना सोल्यूशन मिले, और इंडिया इज द बेस्ट बिकॉज इंडिया स्केल्स वेल। इंडिया में इंजीनियर्स की कमी नहीं है, वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स, वी हैव द बेस्ट एप्लीकेशन इंजीनियर्स, वी ऑल्सो हैव वेरी गुड लेबर कॉस्ट एडवांटेज है हमारा। सो आप देखिए नेक्स्ट 5 years में हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। लास्ट पॉइंट बताऊँ तो थर्ड टेलविंड वो है क्रॉस सेलिंग। हमारे 5 एंटिटी थे, राइट? अभी 5 एंटिटी को हमने 7 कर दिया है एक रीजन के अंदर। अभी क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट्स बिक रहा था कस्टमर ए के पास, उस कस्टमर ए के पास प्रोडक्ट ए है लेकिन प्रोडक्ट बी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट भी हम सेल कर सकते हैं कस्टमर ए को यूजिंग द रिलेशनशिप। तो वो बंडलिंग जिसे कहते हैं ना, वन स्टॉप शॉप, कस्टमर्स को भी चाहिए कि दे बाय फ्रॉम वन स्टॉप शॉप। सो ये भी हमारा काफी एडवांटेज होने वाला है। तो नेक्स्ट 5 years में आप देखिए काफी ग्रोथ होने वाला है।
बिल्कुल, ग्रोथ स्टोरी आपकी स्ट्रॉन्ग है। अरविंद, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपकी प्लानिंग हमने समझी, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये कि लिस्टिंग के बाद आप पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? आपके पास 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2 टेक सेंटर है, एम्फेसिस कहाँ पे होगा? क्या एक्सपेंशन प्लान है आपके? तो करंटली आप देखोगे तो हम एक डेट फ्री कंपनी है, मतलब हमारा कोई डेट नहीं है बुक्स में। हमारा जो कैपेक्स है और वर्किंग कैपिटल वो पूरा सेल्फ फंडेड है थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स। आवर फ्री कैश फ्लो इज वेरी हाई, ठीक है। तो फॉर नॉर्मल एक्सपेंशन जो कहते हैं ना, इंडिया मार्केट इज ग्रोइंग, ठीक है, तो उसके लिए हमको प्लांट्स ऐड करना पड़ेगा, वो करेंगे हम दिस ईयर, कमिंग नेक्स्ट ईयर वील कीप एडिंग प्लांट्स उसके हिसाब से। एंड वी विल ऐड प्लांट्स फॉर टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन, ऑल्सो बेसिक ग्रोथ एक्सपेंशन एंड इवन फॉर एक्सपोर्ट, सो प्लांट्स ऐड करेंगे। तो ये OFS जो है, ये जो ऑफर फॉर सेल है, ये सिर्फ हमारे लिए एक टिकट था टू एंटर द डोर, so that we can have the currency to grow even further to access capital markets। क्योंकि क्या हो रहा है कि right now बेसिक कैपेक्स के लिए वी हैव इनफ कैश, बट अगर हमको कोई M&A करना हो, किसी कंपनी को अक्वायर करना हो, और वी वांट टू ग्रो इवन ऑर्गेनिकली फास्टर विद न्यू टेक्नोलॉजी और एडजेसेंट टेक्नोलॉजीज, तो उसके लिए वी माइट हैव टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। सो मैं यूं कहूंगा कि ये आप देखिए सिर्फ एक टिकट है टू एंटर द डोर, उसके बाद ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years वी विल ग्रो फास्टर। ओके, थैंक यू सो मच अरविंद जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। होप सो जो अगले नंबर्स हमें देखने को मिले वो और भी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।